हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी सार संग्रह में से सभी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को करा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं तो आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर आज हम जैव विविधता, भारत के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व्स, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता से क्या अर्थ होता है? देखिए, जैव विविधता क्या होती है मैंने आपको अभी बताया। जब एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे, जीव जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रजातियों के पाए जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता। देखिए, एक निश्चित स्थान पर या एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति को हम जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है किसने दिया था? तो ये दिया था वॉल्टर जी रॉसेन ने। किसने दिया था? वॉल्टर जी रॉसेन ने। आगे देखते हैं, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो किसको क्या कहा जाता है जैव विविधता का भंडार? तो ये आपका कहा जाता है, देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। मैंने अपनी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये विषुवत रेखा है हमारी 0 डिग्री पे, और इसके ऊपर और नीचे ये जो आपका एरिया है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं सूरज की किरणें, और इस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेज़ धूप होती है, और इसी वजह से जल का वाष्पीकरण भी बहुत अधिक होता है, जिस कारण बादल बनते हैं और वर्षा भी रोज़ होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब बारिश अच्छी होगी, धूप अच्छी मिलेगी तो क्या होगा? यहाँ पे जो वन होंगे वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और पूरा ये वनों से भरा हुआ है, और यहाँ पे लेयर वाले वन पाए जाते हैं। देखिए, इतना बड़ा वाला पेड़ होगा, फिर उसके नीचे इतना बड़ा वाला पेड़ होगा, फिर उसके नीचे इतना बड़ा, और सबसे नीचे सबसे छोटा पेड़, है ना। इतनी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी और धूप मिलती है कि पूरा भरा हुआ है, बहुत घना जंगल होता है। तो फिलहाल जैव विविधता का भंडार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहते हैं। आगे देखिए, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। जो भी हमारे प्राणी हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, या जो भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हम वन्य जीव अभयारण्य या जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना करते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 से 2020 तक को किस दशक के रूप में मनाते हैं? जैव विविधता दशक के रूप में मनाते हैं। हॉटस्पॉट्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और ये किस रेफरेंस में है? वो वाला हॉटस्पॉट नहीं जो आप समझ रहे हैं मोबाइल का, जो आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और अपना डाटा शेयर कर लिया या डेटा शेयर कर दिया, वो नहीं। अभी मैंने जो आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। तो वो वाले हॉटस्पॉट की बात हो रही है, वो हॉटस्पॉट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के वन आदि पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? बहुत अधिक उत्पादक होते हैं, और जहाँ स्थानीय जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इनकी संख्या कितनी है? 36 है। कितनी है? 36 है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में वर्ष 2003 में। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये है आपकी सी बकथॉर्न। कौन सी? सी बकथॉर्न को ये क्या कहते हैं हम लोग? ये आपकी लेहबेरी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये क्या है? पर्णपाती झाड़ी है एक।
आगे देखिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो आप देख सकते हैं एम स्ट्रिप्स शब्द जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से संबंधित है। किससे? जो आपके बाघ होते हैं, टाइगर्स जो होते हैं, इनके जो अभयारण्य होते हैं, है ना, ये टाइगर रिजर्व होते हैं, उनका जो रख रखाव है उससे संबंधित है क्या? एम स्ट्राइप्स या एम स्ट्रिप्स। आगे देखिए, भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे भारत ने? तो ये देखिए कब किए थे? 23 जनवरी 2001 को। आगे देखते हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, कौन सा? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं? ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। कौन सा? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। आगे देखिएगा, भारत में सिंह पुच्छ वानर यानी मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं तमिलनाडु में या आपके केरल में या कर्नाटका में, है ना। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका आदि में आपके सिंह पुच्छ बंदर यानी मकॉक जिन्हें कहते हैं वो पाए जाते हैं, है ना। और तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका आपका कहाँ है? दक्षिणतम छोर में, यहाँ पे आपका ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था इंडिया के द्वारा 2002 में। क्या? जैव विविधता अधिनियम। आगे देखिए, अखिल भारतीय बाघ जनगणना या अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 3682 हो गई है, जबकि ये 2018 में कितनी थी? 2967 थी। कितनी थी? 2967 थी। और ये अब कितनी हो गई है 2022 के अनुसार? तो आप देख सकते हैं ये हो गई है 3682। नेक्स्ट देखते हैं, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम, कौन सा? सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? तो ये है आपकी, ये कहाँ की बात हो रही है? मॉरिशस की। तो ये है आपकी डोडो पक्षी। डोडो एक पक्षी है, ये ये उपर्युक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। ये जो पक्षी था क्या करता था? इनके जो ये पौधे होते थे इनके बीजों को खाता था और उसके बीज यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ छोड़ देता था। तो उससे क्या होता था, या इसके जो ये अपना कहना चाहिए अपना जो मल वगैरह का निस्तारण करते हैं तो उसमें जो बीज होते हैं उससे फिर जो है नए पेड़ पौधे उग जाते थे। तो उस वजह से इसी कारण से क्या हो गया है? सिडरॉक्सी ग्राउंडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई। किस पक्षी के विलुप्त होने के कारण? डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला इंपॉर्टेंट हो गया, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी देखिए, ये जो हमारे भारत का गुजरात वाला एरिया है ये, है ना। तो यहाँ पर ही आपकी क्या है? कच्छ की खाड़ी है। आगे देखिएगा, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया जाता है कहाँ पर? 4 हैं। तो भारत में कौन कौन से हैं? देखिए, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालयाज और सुंडालैंड। पूर्वी हिमालयाज और सुंडालैंड। सुंडालैंड किसे कहते हैं? निकोबार द्वीप समूह को, जो आपका ये आपका अंडमान और आपका निकोबार जो द्वीप समूह है ना, इस तरीके से भारत के। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है? यहाँ पर आपका ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके साथ ही आपकी इधर भी पाई जाती है जैव विविधता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट है। और इसी तरह से आपका जो पूर्वी हिमालय है और इंडो वर्मा क्षेत्र जो है वहाँ पर भी बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ये है आपका चमगादड़ों की एक प्रजाति, है ना, जिसको हम कहते हैं
फ्लाइंग फॉक्स या उड्डयन वल्गुल या ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? IUCN। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जो सुरक्षित हैं या कौन से खतरे में हैं, कौन से विलुप्त हो सकते हैं या कौन से विलुप्त होने वाले हैं और कौन से विलुप्त हो चुके हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें मेरे ख्याल से 6 या 7 इसमें वर्गीकरण दिए हुए हैं और उस आधार पे इस बुक में बताया गया है। अगला देखिए, कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या के कमी के लिए उत्तरदायी है? कौन सी औषधि? तो आप देखिए ये है आपकी डाइक्लोफेनेक सोडियम। कौन सा? डाइक्लोफेनेक सोडियम। देखिए ये जो है आपका गिद्ध जो होते हैं ये क्या करते हैं? देखिए गिद्ध जो होते हैं ये आपका जितना भी मांस होता है, जो भी जीव जंतु हमारे मर जाते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु या बड़े भी होते हैं, तो उनको ये क्या करते थे? ये खा लेते थे, है ना, उनके मांस को। तो अभी ये जो डाइक्लोफेनेक जो सोडियम है, इस दवाई की वजह से, क्योंकि ये जो दवाई है पेड़ पौधों में छिड़की जाती थी और उसको जो है हमारे जो ये पशु होते हैं जैसे आपके बैल वगैरह होते हैं खाते थे, तो जब ये मर जाते थे या और भी जो जीव जंतु इन्हें खाते थे तो उनको कौन खाते थे? उनको गिद्ध खाते थे। तो इनडायरेक्टली उनके ब्लड में पहुंच गई और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। और आप जानते भी होंगे कि गिद्ध संरक्षण केंद्र खोले गए हैं, है ना, भारत के अंदर। ठीक है, अभी मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। तो बताइए कहाँ खोले गए हैं, कहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है? कमेंट करके बताइएगा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बल्लभगढ़, हरियाणा में। आगे देखिए, वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लगेंस या फ्लंगेंस है? तो ये है रेड पांडा। रेड पांडा जो है आप देखते हैं पेड़ों पे होते हैं, छोटे से भालू की तरह से होते हैं, क्यूट से। तो ये स्तनधारी होते हैं और इनका जो नाम है जूलॉजिकल वो क्या है? एलुरस फ्लैंगेंस। अगला देखिए, भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो ये बताइए ये है कहाँ पर? मैंने आपको अपनी भूगोल की वीडियो में बताया था कि ये जो है आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैसे ही पूछा जाता है कि दाचिंगाम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए JK में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये हंगुल हिरन जो होता है उसके लिए, हंगुल बक के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित? तो ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कल मैंने आपको, या मैं बोलूँगी जो भूगोल की मैंने अपनी सीरीज़ बना रखी है उसमें मैंने आपको बताया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पहले ये जम्मू कश्मीर में माना जाता था, पर क्योंकि अब भौगोलिक विभाजन परिवर्तित हो चुका है हमारा, है ना, तो इसी वजह से ये अब कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है अब लद्दाख में। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो ये करते हैं आपके नाइट्रोसोमोनास। कौन से? नाइट्रोसोमोनास। ये जो होते हैं आपके जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। आगे देखिए, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का जो हमारा पौधा होता है ये नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। आगे देखिए, जीव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो ये आपका पौधों की जड़ों के द्वारा जो आपका जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो इसमें रासायनिक तत्वों का प्रवेश होता है। आगे देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों को। पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं? आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, है ना, वो आपके पूर्वोत्तर राज्य
हैं, है ना। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है ना, बहुत अधिक वनों की मात्रा में बहुत ज़्यादा धनी है ये प्रदेश वहाँ। और मिज़ोरम है आपका, जैसे इन सभी में। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको रासायनिक तत्वों का प्रवेश। देखिए अब हम आगे देखते हैं भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हम भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन 10 क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जैव भौगोलिक परिस्थितियां या जैव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो उसको हम परिभाषित कर सकते हैं चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। मतलब क्योंकि वो जो समुदाय है कैसा हो गया है, स्थायी हो गया है, परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, जटिल हो गया है और दीर्घकालिक, लॉन्ग लास्टिंग हो गया है, तो ये आपका चरम समुदाय कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल, क्षेत्रफल एरिया वाइज पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी जो है आपकी, यह आपका सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे देखिए किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? तो कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है नारियल को। किसको दी गई है कल्प वृक्ष की उपमा? नारियल को। आगे देखिए भारत में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, ये है आपका भरतपुर राजस्थान में। कौन सा? केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, देखिए इधर के भी हम देख लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो आप देखिए केवलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बाणगंगा और गंभीरी। कौन सी? बाणगंगा और गंभीरी नामक 2 नदियां जो हैं वो यहाँ से प्रवाहित होती हैं। आगे देखिए वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति इन सीटू कॉन्जर्वेशन के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं होता है? देखिए ये आपको मैं पहले बताती हूँ स्वस्थानीय का क्या मतलब है और इन सीटू का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है इसका जो हम संरक्षण करते हैं या कंजर्वेशन करते हैं, ये 3 तरीके से करते हैं। एक तो आपका होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा आपका होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन और तीसरा होता है ऑन फार्म कंजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है इन सीटू का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं वाला ऑप्शन दिया है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से होते हैं। देखिए इन सीटू का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी जगह जैसे कि जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए रखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए उन्हीं की वो जगह है और वहीं पर ही उसी जगह पर ही उनका क्या करा जा रहा है, उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो ये आपका इन सीटू कहलाता है। जैसे आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, जैसे शेरों को रखा जाता है, तो ये कोई चिड़ियाघर या कोई वो नहीं है कि वहाँ कहीं और मतलब उनका संरक्षण किया जा रहा है। वो उनका प्राकृतिक निवास क्या है, जंगल ही है, तो वहीं पर ही उनको रखकर उनको जो है उनकी संख्या बढ़ाने का, उनकी देखभाल की जाती है। तो ये आपका इन सीटू कॉन्जर्वेशन है। जैसे देखिए आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, पवित्र उपवन है, या आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आरक्षित वन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपके इन सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इन सीटू इनमें से कौन सा है या इन सीटू कौन सा नहीं है। और इसी प्रकार से एक्स सीटू, जैसे मान लीजिए एक्स सीटू क्या होता है कि आप जो है अपनी किसी भी जैव विविधता से संबंधित किसी भी जीव जंतु या प्राणी को संरक्षित कर रहे हैं, लेकिन उसके प्राकृतिक आवास पर या निवास पर नहीं, बल्कि कहीं। देखिए अब हम आगे देखते हैं भारत में वर्तमान में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व्स हैं। तो ये हैं आपके 18। कितने हैं? 18 वर्तमान में भारत में कुल जैव मंडल रिजर्व्स हैं।
देखिए अब हम बात करेंगे हमारा जो प्यारा भारत है, इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं और कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने जम्मू कश्मीर राज्य में। देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान। एक तो आपका दाचिंग राम है, एक का आपका सलीम अली सिटी फॉरेस्ट है, एक आपका किश्तवाड़ है और काजीनाग। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जाते हैं, मैं आपको वो कराऊंगी। एक तो इसमें देखिए दाचिंगराम, ये इम्पॉर्टेंट है। एक आपका सलीम अली, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। दूसरा यदि हम बात करें वन्य जीव अभयारण्य की, तो वो कौन से हैं यहाँ पे, शीत मरुस्थल, होकेरसर और सुरीनसर मानसर। देखिए तो इसमें शीत मरुस्थल जो इम्पोर्टेंट है केवल इन तीनों में से, और टाइगर रिजर्व यहाँ पर एक भी नहीं है। आगे देखिए लद्दाख में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका हेमिस हाई। कौन सा, हेमिस हाई। और आपका वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है आपका चांगथांग, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। चांगथांग कहाँ पे है, लद्दाख, चांगथांग लद्दाख, ये आपका वन्य जीव अभयारण्य है। अगला है आपका हरियाणा में, दो हैं कालेसर और सुल्तानपुर, ये दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सा, कालेसर और सुल्तानपुर। दूसरा है आपका वन्य जीव अभयारण्य में कालेसर और नाहर। कौन सा, कालेसर और नाहर। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तो हम ये पहले समझ लें एक सेकंड के लिए कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान किनको कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पर शिकार करना या चराई करना या करवाना बिल्कुल ही यानी पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, यानी कि पूर्णतः निषेध होता है, यानी कि वहाँ पर आप बिल्कुल भी शिकार और चराई नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। दूसरा जैसे आपका वन्य जीव अभयारण्य, ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो है आप अनुमति के आधार पर मीन्स गवर्नमेंट से परमिशन लेके नियंत्रित चराई कर सकते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको यदि चराई करवानी है जीव जंतुओं को या कुछ भी, तो आप जो है गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हैं, तभी आप इनमें जा सकते हैं। तो ये आपके वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। अगला है आपका टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स आप जानते ही हैं, जहाँ पर भी आपके जो टाइगर्स होते हैं उनको संरक्षित करके रखा जाता है। एक और होता है आपका पक्षी विहार। पक्षी विहार में क्या होता है, वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोजन पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ऐसी एक जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, मीन्स पिंजड़े वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं, और ये बर्ड सैंक्चुरी कहलाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए केवल रटने से ही कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। तो आइए आगे देखते हैं इसी के साथ हम। देखिए अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा है आपका इंदर किला। अब आप देखिएगा वन्य जीव अभयारण्य यहाँ कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो ये है आपका चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, फिर है आपका खीरगंगा, रेणुका खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबाल बारा। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पोंग डैम झील ये आपका इम्पॉर्टेंट है, रेणुका आपका इम्पॉर्टेंट है, आपका पिन घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये तीन आपके काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिएगा उत्तराखंड। अब बात आती है उत्तराखंड की। इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट। तो देखिए जिम कॉर्बेट जो है, इसके जो पहले नाम था वो क्या था, हेली नेशनल पार्क, है ना। और अभी जो इसका नाम गवर्नमेंट ने फिर से चेंज कर दिया है, तो केंद्रीय मंत्रालय ने चेंज कर दिया है, तो अभी जो नया नाम है वो क्या है, रामगंगा पार्क। कौन सा है, रामगंगा पार्क। तो देखिए जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जिसको कि 1936 में स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा उत्तराखंड में और कौन कौन से हैं, गंगोत्री, ठीक,
गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। ये सभी बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें कोई सा भी आ सकता है। नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, ये कोई सा भी आ जाता है। अब आप देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ कौन से है? केदारनाथ, केवल एक है, कौन सा? केदारनाथ। अब आप देखिएगा टाइगर रिजर्व कौन से हैं? वही एक तो आपके जिम कॉर्बेट, एक है आपका राजा जी टाइगर रिजर्व। कौन सा? जिम कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व। अब हम बात करेंगे आगे अपने अगले राज्य के बारे में। देखिए राजस्थान, तो देखिए राजस्थान में कौन सा है आपका? केवलादेव। ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान के भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, मरुस्थलीय और आपका है मुकुंदरा हिल्स। तो ये आपका जो केवलादेव, रणथंबोर और सरिस्का है, ये आपका बहुत बार पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा इसमें जो ये कह रहे हैं आपके अभ्यारण्य कौन से हैं, तो आपका है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तो आगे देखते हैं महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? संजय गांधी, पेंच, तदोबा, गूगामल, नवेगांव, नागजीरा और चांदोली। देखिए इसमें पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो दो ही हैं आपके, और वो हैं आपके संजय गांधी और पेंच। कौन कौन से? संजय गांधी और पेंच। अगला देखिए इसमें हम देखते हैं जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, कलसूबाई, हरिश्चंद्र गौड़, ये भी, और आपका पैनगंगा, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें आप देखिए संजय गांधी और पेंच। आप देखिएगा आप लास्ट में आपके टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं? पेंच, सहाद्री और नवगांव। ठीक है, ये आगे देखिए गोवा में कौन सा है? गोवा में है आपका महावीर। ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा है? महावीर, मोल्लेम। कौन सा? मोल्लेम। अगला देखिएगा महावीर ही आपका क्या है यहाँ पे? देखिएगा ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि यहाँ पे जो है आपका टाइगर रिजर्व कोई भी नहीं है। आगे देखिए कर्नाटक की बात हो रही है, तो कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क? नागरहोल, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है घट प्रभा। कौन सा? घट प्रभा और ताल कावेरी, ये भी आपका आ जाता है। और यदि हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स की, तो देखिए बांदीपुर, दांडेली और आपका नागरहोल, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। केरल में आप देखिएगा अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेट्टन शोला, और उसके बाद आपका पेरियार और साइलेंट वैली है ना। और आप ये भी चलिए देख सकते हैं पराम्बिकुलम। ठीक है, लेकिन ये जो पांच हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके। आगे देखिएगा आपके वन्यजीव अभ्यारण्य में, तो वो है आपका इडुक्की, मालाबार और पेरियार। ठीक, और इसी तरह से आपका टाइगर रिजर्व्स में भी पेरियार और पराम्बिकुलम, पेरियार और पराम्बिकुलम। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट हम देखते हैं केवलादेव। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। कौन? केवलादेव। ये कहाँ पर है? केवलादेव आपका राजस्थान में है। मैंने पहले वीडियो में भी अपने बताया था कि साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, अपनी साइबेरिया में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण ये भारत में आ जाते हैं। और भारत में ठंड तो होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होती है, तो इसीलिए ये साइबेरियन क्रेन नामक जो प्रवासी पक्षी हैं, इनका जो आश्रय स्थल है वो कौन सा हो जाता है? केवलादेव हो जाता है। और ये कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। और देखिए मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? केवलादेव। कौन से रिकॉर्ड में? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में जो शामिल हुआ है आपका पहला नेशनल पार्क, वो कौन सा है? वो है आपका केवलादेव। देखिए इसमें आपका रेड्डी आप देख सकते हैं। और वन्य जीव में अगर हम देखें तो नागार्जुन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। और यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व पे अमराबाद। ठीक है, और यदि हम बात करें देखिए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कौन कौन से आ जाते हैं आपके? तो तमिलनाडु में आपके इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुटी, मन्नार की खाड़ी, सागरी उद्यान, ये आपके सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो पुलिकट झील, सत्यमंगलम और आपका ये दो इम्पॉर्टेंट है।
और यहाँ पर अगर हम देखें टाइगर रिजर्व में तो फिर से वही बात है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीवल्लीपुत्र, मेघमलाई और सत्यमंगलम। ठीक है, आगे देखिएगा आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो राजीव गांधी, रामेश्वरम, पापीकोंडा ये आपके इम्पॉर्टेंट है। और वन्य जीव में आपका कौन सा है, कोलेरू, पुलिकट और नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ के आपके आंध्र प्रदेश के। और देखिए वही फिर से नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में क्या, टाइगर रिजर्व जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में कौन सा है आपका, इंद्रावती और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। आगे है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य में अचानकमार, सीता नदी। और टाइगर रिजर्व में भी आपका इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचानकमार। आगे देखिए उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा में आपके कौन कौन से हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। कौन से, भीतरकनिका और सिमलीपाल। और यदि आपकी बात होगी इधर तो ये भी देखिए फिर से भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा, नंदनकानन ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और एक आपका सिमलीपाल भी। ठीक है, और यही फिर से देखिए यहीं आ गए आपके। अब पश्चिम बंगाल की बात है तो देखिए बुक्सा और आपका सुंदरवन और जल्दापारा, ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। और इधर आपके जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये ऐसा कुछ खास नहीं आता है, हाँ ये ज़रूर आते हैं सुंदरवन और बुक्सा, ये आपके टाइगर रिजर्व्स में भी पूछे जाते हैं और नेशनल पार्क में भी। आगे देखिएगा त्रिपुरा से कौन सा पूछा जाता है आपका, तो देखिए ये त्रिपुरा से आपका पूछा जाता है क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। ठीक, और इधर गुमटी। मिज़ोरम में इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आपका आता है दम्पा और यहाँ पे दम्पा, इनको दम्फा भी कहते हैं। ठीक है, मिज़ोरम का। अब देखिए मणिपुर का कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ। नागालैंड का देखिए मणिपुर का सिरोही और केबुल लामजाओ दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन केबुल लामजाओ ही पूछा जाता है। नागालैंड का इंटाकी, फाकिम। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुण ने ईटा मारा तो यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और अरुण ने ईटा मारा इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो नामदफा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए पक्के पागा, ये एक फेस्टिवल भी है, इस नाम से बनाया जाता है ना। आगे देखिए असम में डिब्रू खासोबा। ठीक, और आपका काजीरंगा, मानस है ना, औरांग, नमेरी, रायमोना, देहांग, पटकई, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इधर अगर हम बात करते हैं आपके तो इधर मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरांग। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं हम सिक्किम में कौन सा है, सिक्किम में है आपका काजीरंगा। और मेघालय का अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं तो आपका है नोकरेक। कौन सा, नोकरेक। और इधर आपका झारखंड में यदि हम बात करते हैं तो झारखंड में है आपका बेतवा। और इधर है आपका गौतम बुद्ध, हज़ारीबाग, पारसनाथ, पलामू, ये आपके इम्पॉर्टेंट है झारखंड के। और पलामू ही आपका टाइगर रिजर्व इम्पॉर्टेंट है। बिहार परीक्षा की दृष्टि से सब बता रही हूँ मैं आपको। वाल्मीकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, भीम बांध, गौतम बुद्ध और आपका कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, ये सब आते हैं। और इधर आपका वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश का दुधवा एकमात्र है आपका नेशनल पार्क, कौन सा, दुधवा। और यदि हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो कौन से हैं, दुधवा। ठीक, और आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़, रानीपुर, 4 हैं। और यदि हम इसकी बात करते हैं किसकी, आपके वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो देखिए बाखरा, कौन सा, बाखरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना। आगे देखिए मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, क्रूनो नेशनल पार्क। आपको पता ही है यहाँ पे 8 चीतों को लाया गया था। किस देश से लाया गया था, तो ये नामीबिया से लाया गया था। इसमें 5 मादा और 3 नर थे। आगे देखिएगा मध्य प्रदेश की बात हो रही है, गांधी सागर, पन्ना और आपका चंबल।
आगे देखिए पन्ना, देखिए पन्ना बांधवगढ़। वीरांगना दुर्गावती बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीरांगना दुर्गावती जो है, जो ये आपका भी लेटेस्ट है, तो इसलिए काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का रानीपुर, रानीपुर है, ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिएगा पीलीभीत जो है टाइगर रिजर्व, इसकी खास बात बता दूं, यहाँ पे बहुत ही जल्दी कम समय में टाइगर्स जो हैं 2 गुना हो गए, 2x हो गए टाइगर्स, इसलिए ये बहुत चर्चा में रहा है। आगे देखिएगा अंडमान निकोबार, इसमें कौन कौन से हैं आपके, तो आप इसमें देखिए महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन, है ना, रानी झांसी मरीन, और आपका है सैडल पीक। कौन सा, सैडल पीक, ये नीचे लिखा हुआ है। आगे देखिएगा इधर बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और सबसे ज़्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो आपके अंडमान और निकोबार में ही है। कितने हैं, 96। आगे देखिए दिल्ली, दिल्ली में केवल एक आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे कहते हैं असोला भाटी इंदिरा प्रिय दर्शनी, असोला भाटी इंदिरा प्रिय दर्शनी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमने जैव विविधता का अर्थ और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा। साथ ही हमने वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व्स और आपके नेशनल पार्क्स को भी देखा कि ये कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।